तो अब जो भी लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक शॉर्ट टॉपिक के ऊपर अपलोड होने वाले हैं, और इन सारे लेक्चर्स के एंड में मैं एक प्लेलिस्ट अपलोड कर दूंगा जिसके थ्रू अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक किसके बाद है और वो किस सीरीज के अंदर आता है। तो अलग अलग टाइप की सीरीज अपलोड होने वाली है अब। तो मैं अपनी सीरीज कंटिन्यू करता हूँ जिसमें मैं बता रहा था गैमेटोजेनेसिस के बारे में। तो गैमेटोजेनेसिस होता क्या है? गैमेटोजेनेसिस एक बेसिक ऐसी चीज है जिसमें गैमेट्स मैच्योर होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट मैच्योरेशन की जो प्रोसेस होती है उसी को अपन गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन प्लस मैच्योरेशन, मतलब कि उसमें फॉर्मेशन भी होता है और साथ में मैच्योर भी होते रहते हैं। गैमेटोजेनेसिस का एक एम होता है, वो होता है क्रोमोसोम के नंबर हाफ कर लेना। अपनी पूरी तरीके से उसको मैच्योर तभी कह सकते हैं जब उसके क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो चुके हों। तो ये पहला एम होता है गैमेटोजेनेसिस का। तो बात कर लेते हैं oogenesis की, और इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन बात कर लेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो एक बार बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ oogenesis की कि एक्चुअली में ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या है। तो इसका पूरा साइकिल अपन देखने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि जाइगोट बन जाता है। जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, और उसके बाद वो डेवलप होने लगता है और वो यॉक सैक में कन्वर्ट हो जाता है। जो थर्ड वीक हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब होता है तब हम उसको 0 डे बोल देते हैं, और थर्ड वीक पे प्रिमिटिव जर्म सेल्स बन जाती है। प्रिमिटिव जर्म सेल्स का मतलब हम जानते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब ये सारी प्रिमिटिव जर्म सेल्स हैं वो गोनोडल रिज बना देती है, जो कि 4th वीक में बन जाता है। गोनोडल रिज का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा प्रिकर्सर है जो बाद में जाकर के गोनाड्स को डेवलप करेगा। तो अब इसमें जो गोनाडल रिज बन चुका है इसमें माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है। अब अपन को पता है कि माइटोटिक डिवीजन क्या है, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, इसको सोमेटिक सेल डिवीजन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि माइटोटिक डिवीजन शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूसली होता रहता है जब तक ये oogonia नहीं बना देता है। oogonia का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब बात कर लेते हैं कि oogonia जैसे ही बन जाता है तब वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में चले जाता है। मतलब कि जैसे ही oogonia बन गया तो मियोटिक डिवीजन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि माइटोटिक डिवीजन खत्म हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, माइटोटिक डिवीजन अपने साथ ही साथ चलता रहता है और इस स्टेज में मियोटिक डिवीजन भी चलता रहता है, जिसकी वजह से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जैसे शुरू होता है तब प्राइमरी oocytes बन जाते हैं। अब प्राइमरी oocytes किसको बोलते हैं? प्राइमरी oocytes वो होते हैं जैसे ही मियोटिक डिवीजन शुरू होता है oogonia का, तो जो प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में जो रेस्टिंग फेज आती है जिसको अपन डिक्लोटीन फेज भी बोलते हैं, और बेसिकली तो अपन इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो इसके अंदर जब वो oogonia रहता है जो, तो उसी को अपन कहते हैं प्राइमरी oocyte। जब oogonia का मियोटिक सेल डिवीजन होता है और प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में रहता है उसको अपन रेस्टिंग फेज बोलते हैं। उसी को अपन प्राइमरी oocyte बोलते हैं कि जब वो oogonia उस स्टेज में रहता है मियोटिक की तो उसको अपन प्राइमरी oocyte बोल देते हैं। तो अब क्या होता है कि मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने से पहले ही एक चीज हो जाती है कि बर्थ हो जाता है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होने से पहले ही जो बच्चे का बर्थ हो जाता है, और मतलब 37-39 वीक कंप्लीट हो जाते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है कि सारे oogonia थे वो सारे के सारे प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। मतलब सारे oogonia प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुके थे। अब इसके साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे ही बर्थ वाला टाइम आता है तो सारे माइटोटिक डिवीजन जो थे, मतलब सारे सोमेटिक सेल डिवीजन जो थे oogonia के सारे सोमेटिक सेल डिवीजन स्टॉप हो जाते हैं और सिर्फ मियोटिक डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो रहा है यहाँ से। और जैसे जो बर्थ वाला टाइम होता है उसमें 2 मिलियन के आसपास अपने पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, मतलब कि 11 से 13 साल में, तो बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक चलता रहता है क्या? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तब अपने पास फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है और डॉटर सेल बन जाती है। अब जैसे ही डॉटर सेल बन जाती है तो इसी के साथ इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन अब शुरू हो जाता है। मतलब कि प्यूबर्टी के बाद से अब इसका सेकेंड मियोटिक डिवीजन शुरू हो जाएगा। अब सेकेंडरी जैसे ही मियोटिक डिवीजन शुरू होगा तो ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा यहाँ पे। अब ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड मियोटिक डिवीजन क्या होता है। मतलब कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्रोमोसोम का नंबर 23 हो चुका है, मतलब कि क्रोमोसोम के नंबर तो हाफ हो चुके हैं लेकिन अब डॉटर सेल 4 बनानी है, तो उस टाइप से अब ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन चलता रहेगा। अब जैसे ही सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन शुरू होगा तो ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ग्राफियन फॉलिकल तो मिडिल स्टेज में बन गया। जो ग्राफियन फॉलिकल है वो बिल्कुल अलग होता है सेकेंडरी oocyte से, क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो होता है वो कम्प्लीटली मैच्योर्ड होता है। और यहाँ तक कि जब ग्राफियन फॉलिकल के नेक्स्ट स्टेज में सेकेंडरी oocyte ही बनता है, और ये भी कम्प्लीटली मैच्योर नहीं है, लेकिन ये रेडी है किस चीज़ के लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। अब फर्टिलाइजेशन के लिए कौन रेडी है यहाँ पे? सेकेंडरी oocyte। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, वो फॉलिकल है, लेकिन जो oocyte है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, सेकेंडरी oocyte। तो अब जैसे ही वो फर्टिलाइजेशन करेगा तब जाकर के उसका सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, ये समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाकर के सेकेंड जो मेयोटिक डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है, और सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के जो प्रोडक्ट होता है वो होता है जो सेकेंड पोलर बॉडी एक तो, और साथ में जो बनती है वो होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस। इस चीज़ को अपन को समझना होगा कि जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हुआ था अपना, तब अपने पास क्या बना था? तब अपने पास पोलर बॉडी बनी थी और डॉटर सेल बनी थी, और डॉटर सेल का साथ साथ वो चलता गया सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन, और जब सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ तब अपने पास सेकेंड पोलर बॉडी बनी। अब सेकेंड पोलर बॉडी है वो क्या है कि कंप्लीटली मैच्योर्ड है, लेकिन उसमें एबिलिटी नहीं होती फर्टिलाइज होने की। अब यही ऐसा सेम टू सेम प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी उसके साथ भी यही सीन है। तो वो भी रेडी नहीं थी फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए अपने पास सेकेंडरी oocyte ही रेडी था, लेकिन अब फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनी है। तो अब ये कहाँ जाएगी? अब ये जाएगी एक पेरीविटेलाइन स्पेस होता है ओवम का, वहाँ पे जाएगी ये। उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्टेज में बात करेंगे, जब मैं बात करूँगा ओवम की जो स्ट्रक्चर होती है, तो वहाँ पे विटेलाइन स्पेस मेम्ब्रेन कहाँ होती है और पेरीविटेलाइन स्पेस कहाँ होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पेरीविटेलाइन स्पेस जो होता है वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है, सारी पोलर बॉडी इनफैक्ट वहीं पे प्रेजेंट होती है। तो बात कर लेते हैं कि अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद, इस चीज़ को ध्यान में रखना, जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो अपने पास फीमेल प्रोन्यूक्लियस बना। तो ये था आज का लेक्चर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें अपन बात करने वाले हैं कि ओवम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस क्या हैं और स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है।